Okay, so you have completed the part. कौन कौन सा देख लिया इसमें से हमने? We have heat seen budget. the radiation part and the heat budget part. ठीक है, तो we have already seen कि कैसे due to the heat received on the earth, ठीक है, different parts receive the different heats which causes difference in the pressure, because of which winds move, and winds, what they do, they transfer the heat energy फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ऐसे करके अर्थ पे हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है. आती कैसे है अर्थ पे हीट? ड्यू टू द सोलर इंसोलेशन इन द शॉर्ट वेवलेंथ विच हीट्स अप द सरफेस, विच इन टर्न्स रेडिएट्स हीट बैक टू द स्पेस. ठीक है, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. एंड देन देर आर सम गैसेस, देर इज वाटर वेपर विच कैप्चर्स दैट हीट फॉर सम टाइम. ठीक है, वो है. अब वो हीट कितनी है ऑन द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, टॉप ऑफ द एटमोसफेयर में डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. लेकिन ये ज़्यादा मेजर इफेक्ट इसका नहीं होता है. ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ. दीज आर द 5 मेजर फैक्टर्स जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर कितनी हीट आएगी सरफेस के ऊपर, वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, इफ देर इज अ प्लेस ऑन अ हायर लैटिट्यूड एंड अ लोअर लैटिट्यूड, तो लोअर वाले के पास ज्यादा हीट आएगी बिकॉज ऑफ सन इंक्लिनेशन. सन रेज के जो इंक्लिनेशन है वो हायर लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, स्मॉलर एंगल क्रिएट होता है. इक्वेटर वाले जैसे एरियाज पर इट इज 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर सन रेज आती हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर आने का मतलब क्या है? सेम अमाउंट ऑफ सन रेज कवर द लेस एरिया, तो इट इज मोर इंटेंस, द हीट इज मोर इंटेंस. ठीक है, अगर एंगल पे सनरेज एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो दे हैव टू ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस, जिसकी वजह से देर इज मोर स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन. स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन पे फिर हमने देख लिया था कि हाउ देर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट causes द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द रेड कलर ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर. देन वी टॉक अबाउट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. स्पेशल बेसिकली मीन्स स्पेस, इधर क्या है और इधर क्या है. ठीक है, तो वी सीन की कैसे पोल्स वाले एरिया पे कम एनर्जी रिसीव हो रही है, ट्रॉपिक्स वाले एरिया पे कैसे ज़्यादा हो रही है. सबसे ज़्यादा होती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, जहाँ पर देर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ क्लाउड्स. मैक्सिमम क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इक्वेटर पे. तो इक्वेटर पे कम होती है और ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होती है. इसका भी रीज़न क्या है? क्लाउडीनेस. लैंड पे ज़्यादा रिसीव होती है, वाटर पे कम होती है. अगेन रीज़न इज क्लाउडीनेस ओवर द वाटर सरफेस. ठीक है, तो क्लाउड्स आर प्लेइंग द मेजर रोल. ठीक है, क्यों क्लाउड्स उस एरिया में रिसीव नहीं होने देते? व्हाट इज द रीजन? व्हाट दे डू? They reflect back. दे रिफ्लेक्ट बैक. दैट Albedo. रिफ्लेक्टिंग, हाँ, रिफ्लेक्टिंग बैक इज नोन एज एल्बिडो. Albedo. ठीक है, लैटिन फॉर वाइटनेस. हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्थ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इज इक्वल टू एल्बिडो ऑफ द अर्थ. ठीक है, ओके. Then we have seen heating and cooling of the atmosphere that happens through 3 major processes. Lower layers are through conduction, Conduction. upper layers are through convection, Convection. one place to another Horizontally. Advection. transfer is advection. ठीक है, एटमोसफेयर इट इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, इनकमिंग, देर इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है, 100% विच इज देयर. वापस से एटमॉस्फेयर के कुछ पार्टिकल्स के साथ जो अपर एयर में है, उन्हीं के साथ टकरा के वापस चलेगी 7%. रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स 70%, रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस 6%. तो टोटल अराउंड 30% इज रिफ्लेक्टेड बैक स्टार्टिंग में ही. ठीक है, तो दैट मेजर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक.
ठीक है। कुछ पार्ट क्या होता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय ओशन एंड दी लैंड सरफेस, ठीक है, वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। 23% इज एब्जॉर्ब्ड बाय एयर, वाटर वेपर, ओजोन, क्लाउड्स डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या सिस्टम आ रहा है कि 47% यहाँ पर है, ठीक है। आई थिंक इसने प्लस करके गलत दे रखा है क्या? नहीं, ठीक दे रखा है। 47% is absorbed by ocean and land. 23% is directly absorbed by the atmospheric particles, the gases, ठीक है, which gives us 70%, ठीक है। 30% is reflected back to the space by surface, clouds and the particles, ठीक है। तो 100 में से 47 is received by the land and 23 अभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। तो समवेयर अराउंड 70% अर्थ पर है, 30% वापस जा चुकी है, ठीक है। बाद में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कुछ बाहर निकल रही हैं, लेटेंट हीट रिलीज होने लग रही है कंडक्शन के थ्रू। ये ज़्यादा हीटेड है, ये कम हीटेड है, तो ये इसको हीट ट्रांसफर करेगा, तो उसके थ्रू कुछ क्लाउड्स एब्जॉर्ब करेंगे, क्लाउड्स रेडिएट करेंगे, वाटर वेपर उनसे निकलेगा। मतलब टोटल जो 70% हमने रिसीव करा था वही 70% बाहर चला जाता है। तो दिस इज नोन एज द हीट बजट ऑफ द अर्थ, कि रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज इक्वल टू रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एटमोस्फेयर रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, ठीक है। एल्बिडो को हमने देख लिया था। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड and we will see the variation in the net heat budget at the earth surface। जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, ट्रॉपिक्स का जो एरिया है, वहां पर ज्यादा हीट रिसीव होने लग रही है, देर इज मोर हीट रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो पोलर एरियाज हैं वहां पर कम हीट रिसीव हो रही है, ये हमने ऊपर देख लिया था। एक एरिया में तो 320 वोट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी रिसीव होने लग रही है, एक एरिया में 70 वोट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रिसीव होने लग रही है। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है? 70 वोट्स। कौन से एरियाज में? पोलर एरियाज में। वाई? इंक्लाइंड सनरेज है, Atlantic of rays, ठीक है। आइस वगैरह है तो ज़्यादा हायर लेटीट्यूड है, reflection, ज़्यादा रिफ्लेक्शन है बिकॉज ऑफ द आइस एंड एवरीथिंग, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेट हीट बजट की। इक्वेटर पे तो ज़्यादा रिसीव हुई, ठीक है, और पोल्स पे कम रिसीव हुई, ठीक है। तो वो वाली चीज़ चल रही है। इक्वेटर पे जो 0 डिग्री है, अब इस डायग्राम को समझना, ठीक है। वी हैव 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमारा, तो इक्वेटर वाले एरिया में ज़्यादा हीट रिसीव हो रही है। ये रेड लाइन जो है, दिस इज द सोलर इंसोलेशन। तो हमें ज़्यादा रिसीव हुई उस एरिया से, अब सरफेस पे ज़्यादा हीट रिसीव हुई, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू तो यहीं से रिलीज होगी, लेकिन कुछ हीट इस एरिया से उठ के, इक्वेटर वाले एरिया से पोल्स की तरफ जाएगी, पोल्स की तरफ जाएगी, पोल्स पर नहीं पहुंचेगी, पोल्स की तरफ जाएगी एडवेक्शन प्रोसेस के थ्रू, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर अगर 100 आई थी तो 50 तो यहां से निकल गई और 50 साइडों में ट्रांसफर होगी। तो यहां की अगर हम बात करें, इक्वेटर एरिया की बात करें, 100 रिसीव था, 50 यहां से इसी एरिया से जो वापस गया, 50 वापस गया, तो यहां तो क्या क्रिएट हो गया? सरप्लस क्रिएट हो गया, ठीक है। पोलर एरियाज की बात करो, हम एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं। पोलर एरियाज में रिसीविंग कम है, उसको 50 मिला था, ठीक है, 50 उसको पहले से मिला था शुरुआत से, 50 आ गया मान लो इधर से इक्वेटर की तरफ से, अब इसके पास 100 हो गया, तो अब ये 100 वापस यहां से सेंड कर देगा, ठीक है। इस जगह को कितना मिला था? 50। आउटगोइंग कितना है? 100। तो ये एरिया किस में रन करेगा? डेफिसिट में, ठीक है। तो ये नेट रेडिएशन जो बजट होता है वो ये शो करता है कि हमारे पास इक्वेटर एरिया में देर इज सरप्लस ऑफ द रेडिएशन, यहां पर ज्यादा होती है,
and there is deficit which is created at the poles. So you just need to remember this. Net क्या है? What is the net final? It is insolation minus outgoing terrestrial radiation of that region. उस जगह का insolation minus outgoing terrestrial radiation. यहां पर insolation ज्यादा है, outgoing terrestrial radiation कम है, तो ये प्लस में रन करेगा. यहां पर इंसोलेशन 50 था, बाहर जो गया 100 गया, तो ये डेफिसिट में रन करेगा. ठीक है. Between 40 degree north and south, it means tropical and subtropical areas, surplus of net radiation balance is there. ठीक है. अब यहां पर इस एरिया में सरप्लस है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, यानी ये क्या शो कर रहा है, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर जितनी हीट आई थी उतनी हीट वापस नहीं गई, तो ये क्या शो करता है, इसका मतलब इसने हीट कहीं और भेज दी इस एरिया ने. ठीक है. तो दैट इज हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीजन नियर द पोल्स दे आर इन द डेफिसिट. तो रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. इक्वेटर एरियाज आर इन सरप्लस, पोलर एरियाज आर इन डेफिसिट. ठीक है. अब ये सारा का सारा हीट का सिस्टम हो गया, यहां तक लाइन आती है. ठीक है. हीट बजट की और फाइनल जो लाइन है. फाइन. तो सोलर रेडिएशन हो गया, हीट बैलेंस हो गया. नाउ कम्स टू द थर्ड वन विच इज द टेम्परेचर. ठीक है. चैप्टर का थर्ड पार्ट. अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि हमें पता तो लग गया ये चीज ज्यादा हीट हुई या कम हीट हुई. इसको मेजर कैसे करेंगे? मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि ये बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड है, इससे तो नहीं समझ में आएगा. इट इज सब्जेक्टिव. तो हमें उस हीट ज्यादा है या कम है उसको मेजर करने के लिए वी नीड समथिंग सॉलिड विच इज टेम्परेचर. और टेम्परेचर बताएगा कि हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और अ प्लेस इज. हाउ हॉट, how much hot it is there. Why it is 60 degrees Celsius. So 60 degrees Celsius, 60 degrees Celsius is the temperature. ठीक है. दिस इज द वन थिंग. तो जो इंसोलेशन होगी, जो इंसोलेशन होगी वो इंसोलेशन हीट करेगी अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को, ये हमने देख लिया. ठीक है. अब उस हीट को मेजर करना है, वो मेजर होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंड दैट इज व्हाट, हाउ हॉट और कोल्ड प्लेस इज. टेम्परेचर कम होगा तो द प्लेस विल बी कोल्ड, टेम्परेचर ज्यादा होगा द प्लेस विल बी हॉट. ठीक है. किसी भी जगह का टेम्परेचर डिसाइड कैसे होगा? इंसोलेशन तो आ गई, इंसोलेशन तो रिसीव होगी, बट वो इंसोलेशन उस जगह को कर रही है नहीं कर रही है, वो हॉट हो रही है नहीं हो रही है, क्या पता इंसोलेशन रिसीव हुई है लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है सारी की सारी. टेम्परेचर किसी भी जगह का, ठीक है, उसको कौन फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे या कहां पर कितना टेम्परेचर होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग दैट? नंबर वन, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस. जितना लोअर लैटिट्यूड होगा, है ना, जितना लोअर लैटिट्यूड होगा उतना ही ज्यादा उस एरिया का टेम्परेचर होगा. ठीक है, जनरल टर्म्स में. सेकेंड इज एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. अब जितनी हाइट पर जाओगे टेम्परेचर विल रिड्यूस. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब इसको हम डिस्कस करेंगे मेन में, इसको करेंगे, और ये बिल्कुल इट इज सिमिलर टू द दिस वन ओनली. ठीक है. ये दो तो हमने देख लिए. लैटिट्यूड का तो हमको पता है, ट्रॉपिकल एरियाज लोअर लैटिट्यूड मतलब मोर हीट, मोर हीट रिसीव तो मोर द टेम्परेचर. सिंपल. एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, आप जितना धीरे 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 ऊपर की तरफ जाओगे उतना ही टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाएगा जनरली. जनरली दैट इज नोन एज व्हाट, द नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? फॉर एवरी 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस विल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ये वही चीज है जो तुमने देखी थी. इसको अपोजिट कर दो, इसको सोल्व करो कि इट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर. सेम ही चीज है ये, नॉर्मल लैप्स रेट. तुम इसको
1000 मीटर यहाँ कर रहे हो, या फिर इसको तुम यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तुम कोई भी याद रख सकते हो, तुम ये याद रख लो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट, द नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाई इट इज रिड्यूसिंग? एक तो Because air gets thin. एयर गेट्स थिन, एक तो कंडक्शन नहीं हो पा रहा वहां पर, एक प्रोसेस तो माइनस हो गया, और कन्वेक्टिव सेल्स, कन्वेक्टिव जो करंट्स हैं उनकी पावर भी तो कम होती जा रही है ना। यहां पर उस कन्वेक्टिव एयर के पास ज्यादा एनर्जी होगी, फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाने लग रही है। जैसे जैसे वो कन्वेक्टिव एयर ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी एनर्जी, हीट कम होती जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई नॉर्मल लैप्स रेट इज हैपनिंग। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये वाला हमने देख लिया, तो ये कहीं पर एक्सप्लेन नहीं है नीचे की तरफ, ये सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, थर्ड वाले पे आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब इस चीज को हम देखते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि ये आगे तक, अब चाहे वो एल नीनो हो, कोई भी हो, वो सब कॉन्सेप्ट इस छोटी सी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। द हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, आप नॉर्मली भी किसी जगह पे कैसे भी पढ़ रहे हो, एक इसी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है जो लोग ज़्यादातर मिस करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये क्यों ही बताना है, बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको एक बारी में ही समझेंगे। हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, सबसे पहली जो हमें बात अपने दिमाग में सेट रखनी है, दैट वाटर हीट स्लोली एंड लैंड फास्टर। अगर हीट करने पे आए, वाटर धीरे धीरे गर्म होगा, लैंड तेजी से गर्म होगा। सबसे इसका जो बेसिक जो चीज है वो ये है कि आपके पास जब सोलर इंसोलेशन आ रही है, तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, वो सोलर इंसोलेशन अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, और वो अंदर से वाटर को हीट अप करना धीरे धीरे शुरू करेगी। तो इंसोलेशन को ज्यादा लेयर्स को हीट अप करना है, तो वाटर धीरे धीरे गर्म होगा। लैंड पर क्या है, लैंड तो ओपेक है, तो उसका सिर्फ अपर पोर्शन ही उसको गर्म करना है। इट्स लाइक उसकी जो स्किन है ऊपर वाली, जो थोड़ा सा पार्ट है, उसको ही हीटअप करना। लैंड है, ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट हीटअप करना है तो जल्दी हीटअप हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, धीरे धीरे हीटअप होगा। इफ इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, सनरेज आ जाती हैं, इसको हीट करना, ये आपको पता चल रहा है कि ये 3 आवर्स में हीटअप होके शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी 5-6 आवर्स हो चुके हैं, ये अभी तक थोड़ा बहुत हीटअप हुआ है, तो ये धीरे धीरे हीटअप होगा, ये जल्दी हीटअप हो जाएगा, और इतना ही डिफरेंस सारे के सारे काम कर देता है। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर ये हीटअप स्लोली हो रहा है, तो ये कूल्स डाउन भी स्लोली होगा। इसके अंदर से जो हीट बाहर निकलेगी वो भी धीरे धीरे निकलेगी। ठीक है, सेकंड, लैंड अपर लेयर है, हीटेड, वो फटाफट अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के, तो अगर वो द लैंड इज गेटिंग हीटेड फास्टर, इट गेट्स कूल्स डाउन ऑल्सो फास्टर, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी, जो वाटर है बाय इट्स वेरी नेचर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उनकी क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसकी का नेचर कैसा है, दैट इट हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैंने दो पार्ट मॉलिक्यूल्स लिए, एक लैंड से रिलेटेड सॉलिड ले लिया, एक वाटर से रिलेटेड ले लिया। अब वाटर वाला, मान लो मैंने दोनों 1-1 ग्राम ले रखे हैं, 1 ग्राम ले रखा है, 1 ग्राम ले रखा है। ठीक है, अब उस वाटर के 1 ग्राम को, उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है, उस 25 को 26 करने के लिए मेरे को एक्स अमाउंट एनर्जी की जरूरत है। ध्यान से सुनना, वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री, 1 ग्राम का। ठीक है,
मैंने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। मेरे को इसका टेम्परेचर 25 से 26 लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं जब इसको हीट दूंगा इस वाटर को, तभी तभी तो ये हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कितनी हीट दी, एक्स अमाउंट की हीट दी। सेम मैंने लैंड को भी करा। 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या मैंने किसी अदर मोलिक्यूल को लिया, वन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाई अमाउंट की एनर्जी नीडेड होगी, ठीक है। एक्स अमाउंट ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक्स अमाउंट ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बेसिकली मींस कि अगर आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री से उठाकर 26 करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। और बाय वेरी नेचर ये एनर्जी कितनी चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर ये यहां पर ओशन है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर इस ओशन के ऊपर की कुछ लेयर्स का टेम्परेचर आपको 26 करना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इस ज्यादा एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है इसलिए। एरिया से नहीं है, उसका वेरी नेचर, कि वो मोलिक्यूल जो है, आप उस मोलिक्यूल का टेम्परेचर, इट्स लाइक दो लोग हैं, ठीक है, दो टेररिस्ट हैं। आप एक को पीट रहे हो, एक लोकल गुंडा है, आपने उसको दो मारे और उसने सच बता दिया। दूसरा एक टेररिस्ट है, आपने उसको पीट रहे हो, 2 दिन हो गए, 3rd डिग्री 4th पता नहीं सारे डिग्री हो गए, ठीक है, वो अभी भी सच नहीं बोल रहा। किसका कैपेसिटी ज्यादा है पिटने की, टेररिस्ट की ज्यादा है। तो वोटर इज लाइक दैट टेररिस्ट, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। वो उसका टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, कुछ लोग देखा है, कुछ लोग में पेशेंस ज्यादा होता है। कंसिडर स्पेसिफिक हीट एज द पेशेंस, ठीक है। उनको बहुत बोल रहे, बहुत बोल दिया, तब जाके उनका थोड़ा सा पारा हाई होगा, ए रुक जाओ तो, ठीक है। कुछ का क्या होता है, ए, ए, वो मार काट पे आ जाएगा उसी चीज पे कि कैसे बोल दिया। तो यहां पर जो वोटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इट इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ आ गया। तो मोर हीट एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना, इसलिए वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इंसोलेशन तो बढ़ नहीं सकती, लैंड पर भी लगभग सेम आ रही है। उसके बाद पहली बात तो इसके पास आ भी कम ही रही है, इंसोलेशन क्लाउडीनेस की वजह से, ठीक है, इसलिए ये टाइम लेता है। तो तुम्हें दोनों रीजन बता दिया अभी। एक रीजन है कि वाटर की मल्टीपल लेयर्स को गर्म करना पड़ता है, सेकंड लेयर है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इन दो रीजंस की वजह से वाटर स्लोली हीट होता है, ठीक है, ओके। सेकंड, ऑन लैंड हीट स्टेज कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस बट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन पेनेट्रिंग द ट्रांसपेरेंट वाटर। वो वाटर के अंदर स्कैटर हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है लाइट, यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए जल्दी हीट होता है। तो दीज आर द टू रीजंस कि वाई द वाटर हीट्स स्लोली एंड द लैंड फास्टर। क्लियर हो गया, ओके। अब डे टाइम में इमेजिन करेंगे, कौन से टाइम में, डे टाइम में, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं किस बात को, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दो एरियाज तुम्हें अभी, पहले तुम किस एरिया की तुम्हारे दिमाग में है, अभी एक एरिया है जो सी के बिल्कुल पास है। कैसा एरिया, जो सी के बिल्कुल पास है, वाटर बॉडी के पास है, ठीक है। अब जो वाटर बॉडी के पास जो एरिया होगा, ठीक है, वहां पर दो टाइप की विंड्स, लोकल विंड्स मूव करती हैं, सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज, ठीक है। एयर कहां से मूव होने लग रहा है, एयर कहां से मूव होने लग रहा है, वही उसका नाम होता है। विंड का नाम क्या होगा, जहां से वो मूव हो रही है। सो अगर मैं तुमको बोलूं नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स, तो दीज विंड्स आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वो आ रही है। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं सी ब्रीज, तो ये विंड्स सी की तरफ से आ रही हैं। लैंड ब्रीज, ये विंड्स लैंड की तरफ से आ रही, ओके।
रीजन्स नियर द सी आर अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड लैंड ब्रीज। जो एरियाज सी यानी ओशन वाटर के आसपास वाले जो एरियाज होंगे, वहां पर पानी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा लैंड के ऊपर। क्या रहेगा? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा लैंड के ऊपर। कुछ चीजें तो ऐसे ही समझ लो कि मान लो ये लैंड है, ये इसके टच में वाटर है, ये लैंड हीट अप फास्टर होगा, वाटर इसके टच में है, तो कुछ इधर उधर ट्रांसफर होती रहेगी एनर्जी, वो उसको मॉडरेट रखेगा उस एरिया को। ठीक है। सेकंड, तुम्हें पता है ना, विंड्स जो होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, हीट को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है। ये अब मैंने एक लैंड लिया, अब ये लैंड और वाटर में से, ठीक है, जल्दी हीटअप कौन सा होगा? लैंड एरिया जल्दी हीटअप होगा। तो लैंड अगर जल्दी हीटअप हुआ है वाटर के कंपैरिजन में, तो यहां पर जो एयर है वो भी जल्दी हीटअप हो जाएगी। ठीक है। जब ये एयर हीटअप होगी तो ये एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, कन्वेक्टिव करंट्स बनेंगे। ऊपर जाने के बाद ये एयर कोल्ड हो जाएगी, वो कहीं और भी जा रही है, हमारा स्पेसिफिक है वो इधर जा रही है, हमको इस तरफ वाली देखनी है अभी के लिए। ठीक है। जब ये एरिए, इस एरिया से जब कन्वेक्टिव करंट्स यानी एयर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अब इस एरिया पे जो प्रेशर है वो कैसा क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। किसके कंपैरिजन में? इस जगह के कंपैरिजन में। ठीक है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बाय लुकिंग एट दिस, आई विल शो यू। ये लैंड वाला एरिया, बिल्कुल जैसे ही समझ में आ जाए ना बता देना, ये वाटर वाला एरिया। लैंड जल्दी हीटअप हो गया तो इस एरिया में ये एयर कैसा हो गया? कोल्ड हो, वोम एयर हो गया। क्या बोलेंगे हमेशा? वोम एयर हो गया। वाटर के ऊपर अभी भी कंपैरेटिव टू लैंड ठंडा है वो, इट इज नॉट दैट वोम। तो इस एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अभी थोड़े से कोल्ड हैं, ब्लू कलर में शो हो रखा है। वोम एयर जो होता है वो एक्सपैंड करता है, तो यानी उस एयर का जो प्रेशर है इस जगह पर वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स फैल गए। कोल्डर एयर, कोल्डर जो एयर होता है वो कंडेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ग्रेविटी तो लग रही है ना दोनों के ऊपर, ये काफी फैल गया और ये अभी कंडेंस है तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा इस जगह पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। प्लस ऊपर से बिकॉज दिस एयर गोट लाइटर, इट रोज अबाउ, ये ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है। तो यहां पर और भी ज्यादा क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। एंड विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है। एक ये चीज होगी। ये एयर बाद में ट्रोपोस्फेयर की हाइट पर जाकर ऐसे घूमने लग रहा है, थोड़ी दूर तक चलेगा, क्या हो गया? कोल्ड हो गया। कोल्ड होने के बाद ये एयर डेंस हो जाएगा और वापस नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इस जगह पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सी वाले एरिया में देर विल बी हाई प्रेशर एंड हेयर इट विल बी लो प्रेशर, विंड्स विल मूव लाइक दिस। तो यहां पर जो विंड्स होंगी उनका टेम्परेचर वगैरह किस टाइप का होगा? यहां की जो हीट है वो हीट को क्या होने लग रहा है? वो हीट धीरे धीरे कम होने लग रही है ना? कम होगी वो हीट, कैसे कम होगी? वो हीट अप होके वो तो ऊपर चला गया एयर हीट लेकर। अब यहां पर विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, और कैसी विंड्स मूव कर रही हैं? थोड़ी सी कूलर हैं, कूलर विंड्स मूव कर रही हैं, क्योंकि वो कहां से आ रही हैं? सी वाले एरिया की तरफ से आ रही हैं। ठीक है। तो इस जगह का जो टेम्परेचर जो एक्चुअल में गर्म होना चाहिए था, अब वो उतना गर्म नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ, दिस इज नोन एज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। यानी जो एरियाज सी के पास है वहां पर ऐसे विंड्स मूव करने की वजह से। ठीक है। अब सोच के बताओ, यहां पर भी लैंड है, यहां पर भी मान लो लैंड होता, भले ही वो कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से ऊपर उठ जाता, दूसरी लैंड वाली जगहों से जहां पर
कम वार्म एयर है वो इस तरफ आ जाता, बात तो सेम ही रहती ना, एरिया तो गर्म ही रहता ना। एरिया ठंडा क्यों हो पाया? क्योंकि एक डिफरेंट रीजन से कोल्डर एयर मास मूव करा लैंड वाले एरिया के पास। ठीक है, दिस इज नोन एज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। यानी जो एरियाज सी के आसपास प्रेजेंट होंगे वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होगा, वहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। इसका अपोजिट होता है कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटैलिटी इट मींस ये पूरा लैंड है और इसके बिल्कुल बीच वाला एरिया, यानी सी से आप काफी दूर हो, यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सी। तो इस जगह पर, ये स्टार मार्क एरिया पर जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर। गॉट इट? ठीक है, अब इस एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, और जो एरिया सी के पास प्रेजेंट है उस एरिया को क्या बोलेंगे? इट इज हैविंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ठीक है, तो आप जितने भी कोस्टल एरियाज हैं ज्यादातर वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेंगे अंदर वाली जगहों पर। ठीक है, जो सी से काफी दूर है। यहां पर विंटर्स भी हार्श होंगे और समर्स भी हार्श होंगे। यहां पर आपको लगभग लगभग पता ही नहीं चलेगा विंटर कब और समर कब है। टेम्परेचर विल रिमेन मॉडरेट बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और उन एरियाज में जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पर लोकेटेड है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे? एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट। ठीक है, तो रीजन्स नियर द सी आर अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज देख ली कि किस जगह पर कितना टेम्परेचर होगा, ये बात भी डिसाइड करेगी कि वो जगह सी से कितनी दूर है। अगर वो जगह सी के ज्यादा पास है तो नॉर्मल, ठीक है, उससे दूर है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एयर मास सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज द एयर मास सर्कुलेशन। अब सबसे पहले तो एयर मास, एक तो होता है थोड़ा बहुत एयर, ठीक है, बट यहां पर बात कर रहे हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाला पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, इस जगह का कुछ एवरेज टेम्परेचर रहेगा इस जगह का। ठीक है, इस जगह के ऊपर जो एयर का मास है, वो एयर मास का जो भी टेम्परेचर है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इस लैंड या इस ये जो नीचे जो सरफेस है ये डिसाइड करेगा। सॉरी, अगर मैं इस सरफेस को कोल्ड कर दूं तो ये जो इसके ऊपर जो एयर मास है वो भी क्या हो जाएगा? कोल्डर हो जाएगा। अगर मैं इसको हॉट कर दूं या वार्म कर दूं तो ये ऊपर वाला एयर मास भी वार्म हो जाएगा। एयर मास क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो ये अभी दिखाई थी, डिफाइंड बाय इट्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हर एयर मास का एक एवरेज टेम्परेचर होगा, उसकी एवरेज ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी इज एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है ना? एयर के अंदर, एयर के पार्टिकल्स में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट ह्यूमिडिटी। मतलब एयर के पास पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी एयर मास होगा वो एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसका कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, उसकी ह्यूमिडिटी खुद की होगी। ठीक है, एक एयर मास दूसरे एयर मास से अलग होगा, इसका कुछ टेम्परेचर, इसकी कुछ ह्यूमिडिटी, इसका कुछ टेम्परेचर, इसकी कुछ ह्यूमिडिटी। ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का एरिया। ठीक है,
उसके ऊपर का एयर। नाउ एयर की बात चल रही है, विंड की बात नहीं चल रही, एयर की बात चल रही है। स्टेबल है एयर के मॉलिक्यूल, वो मूव करना शुरू कर देंगे, वो विंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा एयर मास भी मूव करता है, द कंप्लीट एयर मास विल मूव। ठीक है, इस एयर मास के पास ये टेम्परेचर और ये सब कहां से आया? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस बिलो देम, जो उसके नीचे सरफेस है। अगर मैं पूरे पैसिफिक ओशन का एक एरिया ले लूं, उसके ऊपर जो एयर मास होगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मैं रशिया का एक एरिया ले लूं, उसके ऊपर जो एयर मास होगा तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। द एयर मास अबव एंटार्क्टिका, द एयर मास अबव द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस बिलो देम। ठीक है, ओके। अब हम एयर मास के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं ताकि क्लाइमेट वाले में हमको डिस्कस ना करना पड़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द Bergeron classification, या whatever his name is, classification is based on latitude and the source region. अभी मैंने बताया ना, अलग अलग एयर मासेस का अलग अलग टेम्परेचर, उनकी अलग अलग ह्यूमिडिटी होगी। ये किस पे डिपेंड करता है कि कैसा एयर मास है, किस लेटीट्यूड पर वो फॉर्म हो रहा है, नंबर वन। उसका सोर्स रीजन क्या है? उसका सोर्स रीजन पानी भी हो सकता है, वो ओशन वाटर। उसका सोर्स रीजन लैंड भी हो सकता है। वो किस लेटीट्यूड पर फॉर्म हो रहा है? इक्वेटर पे फॉर्म हो सकता है, पोलर एरियाज में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। तो जब भी हम किसी एयर मास का नाम लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लेटर्स का यूज करते हैं। एक छोटा लेटर होगा, फिर उसके बाद एक कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, और दूसरा भी हो सकता है, एक और हो सकता है, अगर हमको अच्छे से उसका डिस्टिंक्शन करना है तो। ठीक है, तो ये उसके नाम हो गए। तो ये लेटर्स हैं क्या? व्हाट इज इट? द फर्स्ट लेटर विच इज द स्मॉल अल्फाबेट, किसी के सामने सी लिखा होगा तो इट इज कॉन्टिनेंटल एयर मास, यानी वो लैंड के ऊपर एयर मास है। तो जहां पर तुम्हें सी लिखा मिलेगा, सी तुम्हें किस एरिया में मिलेगा? कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लिखा मिलेगा सी सिर्फ। और जहां पर तुम्हें एम लिखा मिलेगा, इट इज मैरीटाइम। इट इज मैरीटाइम विच बेसिकली मींस वो एरिया कहां पर है? ओशन या वाटर बॉडी के ऊपर है एयर मास। ठीक है, कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो ज्यादातर ड्राई होगा, और एयर मास अगर वाटर के ऊपर है तो वो मॉइस्ट होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो कॉन्टिनेंटल एयर मास ड्राई होगा, मैरीटाइम एयर मास मॉइस्ट होगा। तो ये तो हो गए पहले लेटर्स, सी और एम। सेकेंड लेटर कैपिटल टी, इट इज इन द ट्रॉपिकल एरिया। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो सकता है, मैं एम टी का मतलब ओशन के ऊपर है, और वो ओशन कहां पर है? ट्रॉपिकल एरियाज में। इट कुड बी, इट कुड बी कॉन्टिनेंटल। ठीक है, और उस कॉन्टिनेंटल के सामने मैं अगर कैपिटल ए लगा दूं, यानी वो आर्कटिक रीजन में है। डबल ए, वैसे दोनों के लिए ए यूज होता है, बट अगर दोनों सामने आ जाए तो एंटार्क्टिका के लिए तुम्हें डबल ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एंटार्क्टिका वाला रीजन है तो वहां पर एयर मास को क्या बोलेंगे? सी इज फॉर कॉन्टिनेंटल, डबल ए इज फॉर द एंटार्क्टिक रीजन। दोनों को पोलर नहीं बोल सकते ना, सीपी सीपी उधर भी लिख दिया, सीपी इधर भी लिख दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा विच सीपी इज व्हाट? तो उसको डिफाइन करने के लिए दैट इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन, नहीं तो मोस्टली क्या लिखा मिलेगा? पोलर एरिया। तो सीपी का मतलब क्या होगा? कॉन्टिनेंट और पोलर एरिया। सी टी का मतलब कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिकल एरिया। ई इज फॉर इक्वेटोरियल, एम इज फॉर मॉनसून एरिया। ठीक है, एस इज फॉर एडियाबेटिकली ड्राइंग एंड वार्मिंग एयर। कॉन्सेप्ट है विंड्स वाले, उसमें देखेंगे कि कैसे एयर बिना अपने सोर्स के हीटअप हो सकता है जस्ट बाय मूविंग। फ्रिक्शन हो रहा है ना, तेजी से माउंटेन के नीचे आने लग रहा है, ड्राई है, हीट जनरेट होगी, एडियाबेटिकली हीटेड हो जाएगा। एडियाबेटिकली इज अ कॉन्सेप्ट, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है,
अभी के लिए ऐसे याद रख सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है द डिस्टिंक्शन, बट कीप दिस डिस्टिंक्शन इन माइंड। ठीक है, तुम्हें बोल दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एयर मास, हाँ, define the classification of air masses and how they impact the weather and climate in India। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिर तुम्हें वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी इज मोर लाइक जितने भी वो सारी चीजें हैं वो तुम्हें ऐसे दिमाग में सेट होनी चाहिए। थर्ड लेटर मोस्टली तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा, बट इट इज बेसिकली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एयर मास। इफ द एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस बिलो इट, अगर जो एयर मास है वो ज्यादा कोल्डर है, नीचे वाला सरफेस है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एयर जा चुका है 15 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कम हो गया, तो हम उस एरिया में के लिख देंगे कैपिटल लेटर के बाद। इट इज वार्मर देन दिस सरफेस बिलो इट, नीचे वाले का टेम्परेचर 25 डिग्री है, एयर मास का किसी वजह से टेम्परेचर 30 डिग्री जा चुका है। ठीक है, तो हम इस एयर मास के लास्ट में क्या लगा देंगे, डब्ल्यू लगा देंगे। इट मींस इट इज वार्मर देन दिस सरफेस बिलो इट। ठीक है, तो ये लेटर्स हो गए जिसमें से फर्स्ट टू वाले इंपॉर्टेंट है जो मेजरली यूज होते हैं। देखो, एंटार्क एटलांटिक वाला एरिया, एटलांटिक वाला एरिया, इक्वेटर, तो मैरीटाइम इक्वेटोरियल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर वाला एरिया। और अगर मेरे को यहां लिखना होगा तो मैं लिखूंगा मैरीटाइम आर्कटिक। ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये पूरा का पूरा तुम्हें समझ में आ गया। ये जितने भी हाईलाइटेड आपको शो हो रहे हैं ये सब क्या है, दीज आर एयर मासेस। ये पूरे के पूरे एयर का ऐसे मास है एक साथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया एयर मास। के और डब्ल्यू वाले तो दिखे ही नहीं इसमें। नहीं, इसमें नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि ये जो थर्ड लेटर है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, उसमें डिटेल में आ जाती है फिर ये चीज़ें। ठीक है, ये इमेज एनसीईआरटी लेवल की है, जो ये लिखा हुआ है ये फर्दर ऑप्शनल लेवल की चीज़ उसमें एंटर हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे अभी जैसे मैंने एक चीज़, एक तो ये चीज़ इसका रीज़न है कि क्यों आपको मैप पे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ये थर्ड लेटर। दूसरा मुझे बताओ, ये जो सीटी है, सीटी का क्या है मतलब, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। तो ये सहारा डेजर्ट पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, एयर मास हो गया। क्या तुम्हें यहां बैठे बैठे मैप पे देख के पता लग सकता है कि ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ये नीचे डब्ल्यू वाले से है। कोल्डर है या वार्मर है? तुम्हें नहीं पता चलेगा ना, जब तक तुम और लोकल कंडीशंस चेंज हो सकती हैं किसी भी वजह से। जो ये एरिया है, ये जो एयर मास है, ये नीचे वाले एरिया से वार्मर भी हो सकता है और कोल्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मैप पे तो उसको नहीं दिखा सकते, एंड बिकॉज दीज आर नॉट परमानेंट। ऊपर वाला एरिया परमानेंट नहीं है ना कि वो कोल्डर होगा या वार्मर होगा। हाँ, ये जरूर है नीचे वाले के बराबर जरूर होगा, उससे वार्मर या कोल्डर इट विल डिपेंड ऑन दी कंडीशंस। तो वो लोकल कंडीशंस होगी ओकेजनल, तो आप उसको मैप पे शो नहीं करोगे, तो वो शो नहीं होता। ठीक है, अब अब इस इमेज को देखो, ये इमेज क्यों लगाई है, सो दैट यू हैव आइडिया कि मूव कैसे कर रहे हैं, ताकि मैं ये ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें ये ना हो कि ये क्या दो कलर आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, एक एयर मास है। ठीक है, तुम अपने सामने इमेजिन करो, एक ऐसे करके पूरा का पूरा एयर का मास है जो कोल्ड है, उसको ब्लू कलर दे दो। तुमने उसको ब्लू कलर ऐसे दे दिया, फिर तुम सोचो एक रेड कलर का दो बैलून ले लो, ब्लू और रेड। ब्लू क्या है, कोल्डर एयर मास, रेड क्या है, वोम एयर मास, कोल्ड एंड वोम। ठीक है, अब सोच के देखो, मैं कहता हूं ब्लू वाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो किसके अंदर, ब्लू वाले बैलून के अंदर। ठीक है, डाल दिया मैंने, अभी तुम्हारे दिमाग में आ गया ये वो डेंस कौन सा है, विच वन इज मोर डेंस, ब्लू वाला वेट किसका ज्यादा है, ब्लू वाला। कोल्डर वाले हैं, कोल्डर वाले का, ब्लू वाले के अंदर डाला ना पानी,
ब्लू है पानी पानी, तो उसको कनेक्ट करो उन चीज़ों को। तो ब्लू में वाटर डाल दिया, अब ये एक एयर मास है और ये एक एयर मास है। क्लियर होगी बात? रेड वाला वार्म है, ब्लू वाला कोल्ड है। ओके। अब मैं क्या करता हूं, किसी जगह पे ये ब्लू बैलून मिलेगा तुमको, किसी जगह के ऊपर, और किसी जगह पे आपको रेड बैलून मिलेगा। अब मैंने बोला था ये बैलून मूव भी कर सकते हैं, मूव करते हैं। सपोज अगर ये रेड बैलून ब्लू की तरफ आए, तो रेड तो हल्का है, तो क्या वो ब्लू को ऐसे उस जगह से पुश कर सकता है? नहीं, ब्लू तो नहीं हिल पाएगा इतना। तो जब वो रेड उसकी तरफ आएगा ना, तो नीचे तो जमीन है, तो रेड क्या करेगा, टकराने के बाद उसके ऊपर से चला जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये ब्लू बैलून है, यहां से रेड बैलून आता है, तो वो उसको रिप्लेस तो कर नहीं सकता, वो उसके ऊपर से उसके ऊपर चला जाता है। अब तुम खुद सोच के बताना मुझे कि ये रेड बैलून है, समझ आ रहा है तुम बैलून वाले से? ठीक है, तो ये रेड बैलून ऊपर आ गया। क्या इस रेड वाले बैलून ने एल्टीट्यूड गेन करा? पहले ही यहां था, यस सर। अब ये यहाँ है। तो जब वो ऊपर यस जाएगा, सर। ऊपर जाएगा, तो वो ज्यादा कोल्ड नहीं हो जाएगा? यस। तो वो अब वार्म एयर कोल्डर हो गया, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो बारिश भी हो सकती है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होंगी एंड रेनफॉल उस एरिया में हो सकती है। समझ गए? ये तो मैंने सिर्फ तुमको इतना इंस्टेंट बता, कोल्ड हो जाएगा। जो एक तो ये कोल्ड होगा किस इंस्टेंट, और उससे क्या, उसका तो कोई पॉइंट नहीं है ना कि इंस्टेंट हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। मैंने एक पार्टिकल को उठाया और मैंने उसको एक अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई, सोचो एक बार, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा स्पीड से हाइट गेन करेगा, तो हाँ आपकी बात ठीक हो जाएगी, इंस्टेंट कोल्ड हो सकता है। अगर इसकी स्पीड स्लो हुई तो ये धीरे धीरे हाइट को गेन करेगा। देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? स्लो मूव कर रहा है तो धीरे धीरे वो ऊपर जाके होगा। ये तो समझ में आ गया, बाद में हमारे काम आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये यहीं एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग। जो एरिया, मान लो अब ये तो ऊपर पहुंच गया, ये तो कोल्ड हो गया, ये तो ऑफ कोर्स यहां पर रेन लेकर आ सकता है बाद में, ठीक है। जो एरिया बिल्कुल कोल्ड के टच में है, रेड बैलून जो एरिया ब्लू के टच में होगा, वो रेड वाला एरिया भी तो ठंडा होता चला जाएगा, भले ही उसने एल्टीट्यूड गेन ना कराओ, वहां पर भी रेन हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया? अब अब सारा खेल डिपेंड करता है कौन किसकी तरफ जा रहा है, नंबर वन। दूसरा, किसकी कितनी स्पीड है। डेंसिटी वाला पार्ट तो तुमने देख लिया। अगर रेड वाले बैलून को वहीं रख दो और ब्लू वाले को उसकी तरफ भेजो, ठीक है, तो ब्लू वाला उसको एकदम से ऐसे गाड़ी के सामने खड़े हो ना, हाईवे पे, और गाड़ी को आने दो, और फिर देखो तुम कितनी स्पीड से एल्टीट्यूड गेन करते हो। समझिए? हाँ, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ऐसे पहले WWE में नीचे लिखा आता था। तुम सोच के देख रहे हो, मतलब लेवल को सोच रहे हो कि WWE वो जो सीरियल काइंड ऑफ, ठीक है, उसमें लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उनको पता लग गया कि घर, कुछ इंडियन घरों में भाई एक दूसरे को उठा के उसी फॉर्म में पटक रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उन्होंने नीचे लिखना शुरू कर दिया, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ठीक है। हम्म। तो जब ये रेड वाला फुल स्पीड से, ओ सॉरी, ब्लू वाला फुल स्पीड से रेड वाले की तरफ आएगा, रेड वाला कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं है, स्टेबल है वो। ब्लू वाला मूव कर रहा था किसी भी वजह से, ब्लू वाला मूव करेगा तो ये एकदम से ऐसे इसको ऊपर उठा देगा क्योंकि ये हल्का है रेड वाला। ठीक है, नाउ यू हैव टू सी कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ब्लू वाला मूव कर रहा है, रेड वाले को एकदम से ऊपर उठाएगा, सबसे पहली बात तो स्टीप स्लोप बन जाएगी, एकदम से उसको पिकअप करा ना, नंबर वन थिंग। ये जो दो एयर मासेस के बीच की बाउंड्री है, उसको फ्रंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। दो, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, दोनों की बाउंड्री जब बनेगी उसको बोलते हैं फ्रंट। तो जब कोल्ड एयर मास वार्म की तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है, और वो उसको एकदम से ऐसे ऊपर पिक करेगा, देर विल बी अ स्टीप स्लोप विच विल बी क्रिएटेड उस एरिया में। नंबर वन थिंग, इट विल बी नोन एज अ कोल्ड फ्रंट। दो एयर मासेस अलग अलग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के जब पास आते हैं तो उनके बीच एक बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? फ्रंट। उस बाउंड्री के बनने के प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस इज बर्थ, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है। कोल्ड कोल्ड एयर मास एक जगह पर है, वार्म एयर मास स्पीड आया, ठीक है, और वो उसके ऊपर डाइव करेगा। ऊपर क्या करेगा? उसके डाइव करेगा। ये तो ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, और ये इसके ऊपर ऐसे डाइव करेगा, वहां उस एरिया में जेंटल स्लोप बनेगी, और फ्रंट कौन सा क्रिएट होगा? होम इट विल करंट बी आएगा ना, होम एयर आएगी ना। वो मेरा आ रही है, एरो देखो ना, एरो देखो, हाँ, यहां से कोल्ड कोल्ड बोल रहे, आने लग रहा है। क्या मैंने क्या बोला? कोल्ड बोल रहे। अच्छा चलो, ये तो वो मेरा आने लग रहा है। कोल्ड एयर उस जगह पर है, जेंटल स्लोप फॉर्म होगी, और फ्रंट कौन सा बनेगा? वोम। तो तुम्हें ये याद रखना है, कोल्ड आएगा तो कोल्ड फ्रंट बनेगा, वोम आएगा तो वोम फ्रंट बनेगा। ठीक है, ओके। ऐसा हो सकता है दोनों एयर मास एक दूसरे के या तो साइड में मूव करने लग रहे टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह, या वो वहां पर चुपचाप दोनों के दोनों ऐसे हैं। ठीक है, उस केस में इट विल बी नोन एज द स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है। थर्ड, फोर्थ, कोल्डर एयर मास इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि उसने पहले तो उसको कोल्ड फ्रंट बनाया, उसको पिकअप करा, एंड अब ये उसको, ये दोनों ऐसे हैं, अब हैंड्स को देखना है, ये दोनों टच है सरफेस पे, ये इसको ऐसे पिकअप कर देगा। ये वाला अभी भी टच है, ग्राउंड पे है अभी भी इसका कुछ पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये कितना ही इसको ऊपर पुश करेगा, अगर इसकी स्पीड कम हुई तो ये कुछ ही को पार्ट को ऊपर लेकर आ पाएगा। ये अभी भी टच है, तो अभी ये कोल्ड फ्रंट बना है। लेकिन सपोज इस कोल्ड एयर मास की इतनी ज्यादा स्पीड होती कि इसको कंप्लीटली ऊपर उठा देता, पूरे के पूरे एयर मास को, दैट विल बी नोन एज द ओक्लूडेड फ्रंट। अब ये इसने इसको पूरा ऊपर की तरफ उठा दिया। यहां वाले केस में क्या था? इट इज स्टिल टचिंग दी, सम एरिया इज टचिंग द ग्राउंड सरफेस वाले एरिया पे। ठीक है, चार टाइप तो के सर फ्रंट्स ये होते मतलब स्पीड स्पीड पे डिपेंड करता है ना, कि मतलब कितनी स्पीड स्पीड पे से आ डिपेंड रहा है। करता है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वार्म एयर ज्यादा वार्मर हुआ तो वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ पिकअप हो सकता है। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनमें हमको नहीं। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट जब कोल्ड एयर मास आएगा, वार्म फ्रंट जब वार्म एयर मास आएगा, स्टेशनरी जब दोनों सेम है, ऑक्लूडेड जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास उसको कंप्लीटली हटा देगा। जिस एरिया में पहले वार्म एयर मास था वहां पर कोल्ड एयर मास आया और उसने उसको कंप्लीटली पिकअप कर दिया, तो इस जगह पर अब यहां पर क्या है? कोल्ड एयर मास, और ऊपर क्या जा चुका है? वार्म एयर मास। इस जगह पर पहले क्या था? वार्म एयर मास, कंप्लीटली उसको रिमूव कर दिया उस जगह से। ठीक है, दिस विल बी नोन एज दी ऑक्लूडेड फ्रंट। फ्रंटोजेनेसिस समझ में आ गया तुमको? फ्रंटोजेनेसिस क्या है? एयर मास समझ में आ गया? ठीक है। एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट है, एयर मास सर्कुलेशन, ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं ना कि एयर मास से टेम्परेचर पर क्या इंपैक्ट आया, राइट? तो क्या होगा इस वाले केस में? तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है, ये जो बीच में मैंने ये तुम्हें ये सारा का सारा बताया, इस जगह से लेके यहां तक, दिस इज अबाउट द एयर मास एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट विच इज फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, प्लेसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वोम एयर मास, जो एयर, अब ये वोम एयर मास हो गया, ये जिस जगह पर जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। कोल्ड एयर मास जिस जगह पर जाएगा वहां पर कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे ये हुआ है, एयर मास की वजह से नीचे सरफेस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा ना। कल को ये सरफेस वोम है
और यहां पर किसी वजह से एक कोल्ड एयर मास आ जाता है, तो ये सरफेस भी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे एयर मास इंपैक्ट डालता है, वैसे ही ओशन करंट इंपैक्ट डालते हैं। जो एरियाज जो एरियाज कोल्डर करंट्स के पास आते हैं, कोल्ड वाटर के पास, कोल्ड ओशन वाटर, ओशन करंट्स, ओशन वाटर भी तो मूव कर रहा है। ठीक है। तो अगर एंटार्क्टिक की तरफ से अगर कोई कोल्ड ओशन करंट आएगा, ठीक है, किसी भी जगह पर, तो आसपास का जो लैंड वाला एरिया होगा वहां पर भी कौन सी कंडीशंस हो जाएंगी? कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी। ध्यान दो, वहां पर क्या कंडीशंस हो जाएंगी? कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी। गॉट द पॉइंट कि वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है? ठीक है। तो जैसा एयर मास का इंपैक्ट होता है, वैसा ही किसका इंपैक्ट होगा? वॉर्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स का। जैसे वॉर्म एंड कोल्ड एयर मास होते हैं, वैसे ही वॉर्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। ठीक है। तो दीज आर दी 5 थिंग्स जिसकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पर इंपैक्ट आता है। लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास सर्कुलेशन एंड द ओशन करंट्स। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब आएगा वो पॉइंट। नाउ वी विल बी, तुम्हें फैक्टर्स समझ में आ गए? अब उन फैक्टर्स की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होगा। उन सभी फैक्टर, माउंटेन पर एल्टीट्यूड की वजह से ठंड होगी, फुट ऑफ द माउंटेन प्लेन एरियाज में वार्म होगा इन कंपैरिजन टू द माउंटेन। लोअर लेटीट्यूड्स वार्म होंगे, हायर लेटीट्यूड्स कोल्ड होंगे। कोल्ड जहां कोल्ड पर वार्म ओशन करंट या वार्म एयर मास आएगा वो एरियाज वार्म होंगे। जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में होंगे वो वार्म होंगे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम होंगे। और जो बाहर होंगे वो वाटर के पास, वो मॉडरेट मोटे होंगे। मॉडरेट। ठीक है। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इन फैक्टर्स की वजह से पूरी अर्थ का अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर है, वो हमको समझना है। अब सोचो ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ पे ये वाली जगह पर, अब सोच के देखना, ये अर्थ होगी, ठीक है, और ये मैंने कोई एक लेटीट्यूड पकड़ लिया, ठीक है। सपोज आई एम पिकिंग अप 15 डिग्री नॉर्थ। इस 15 डिग्री नॉर्थ पर यहां से सनरेज आ रही हैं। ये जो एरो बाहर से शो होता है आपको, ऐसे ये ऊपर से शो करना होता है। इस पूरी लेटीट्यूड के ऊपर सनरेज आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ठीक है। ये वार्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस जगह पे लगभग सेम टेम्परेचर होना चाहिए, बट लोकल कंडीशंस की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज दिस इज द अर्थ, यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है। ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन 15 डिग्री वाले एरियाज को जोड़ देंगे। ठीक है। ये लाइन, जो 15 डिग्री सेल्सियस की जो ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। द लाइन कनेक्टिंग द एरियाज विद द सेम टेम्परेचर। ठीक है। तो मैं ऐसे करके कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा, लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, उन लाइंस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। आइसो बार, बार मतलब प्रेशर, एरियाज हैविंग सेम प्रेशर, आइसोबार्स। आइसो हेलाइन, हेलाइन मतलब सोल्ट, ठीक है, वो एरिया जहां पर सेम सैलिनिटी। सैलिनिटी है। ठीक है। अब मैंने ये एरिया ड्रॉ कर दिया कि मैंने ये यहां पर, आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस, ऐसे करके अलग अलग एरियाज में अलग अलग ऐसे आइसोथर्म्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। मोस्टली लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही लगभग लगभग ये लाइनें होंगी, बिकॉज सेम लैटिट्यूड इज रिसीविंग द सेम इंसोलेशन ना मोस्टली। तो लगभग लगभग ये लाइंस किसके आसपास रोटेट करती हैं? लैटिट्यूड के आसपास होती हैं। ठीक है। ओके। ये तो आइसोथर्म होगी। टेम्परेचर कोल्ड भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है। आइसोकीम, लाइन ऑफ इक्वल मीन विंटर टेम्परेचर।
लगभग लगभग एवरेज जो विंटर का टेम्परेचर होता है जिन जिन एरियाज का वो सेम है, तो आइसो कीन, आइसो देयर लाइन ऑफ इक्वल मीन समर टेम्परेचर। ठीक है, ये इसके अंदर ही दोनों की दोनों आती हैं, तो इफ दे आर इन फ्रंट ऑफ यू तो याद रखना। आइसोथर्म जनरली कैसी होंगी? पैरेलल टू दी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ही तो डिसाइड कर रही है कि किस जगह पर कितनी इंसोलेशन होगी। सेम लैटिट्यूड सेम इंसोलेशन। ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहां से ऐसे आ रही है सनलाइट, अर्थ ऐसे रोटेट करने लग रही है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी इस पे सेम टेम्परेचर रिसीव होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने जो आइसोथर्म्स है ना, अब बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना। ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार, अभी अगली 5 मिनट में बताऊंगा, रिपीट मत करवाना उसको, सारा का सारा समझ लेगा। यहां तक पहले मुझे तुम ये बता दो कि ये एक लैटिट्यूड है, ये कोई भी लैटिट्यूड हो सकते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस मानने ले ली, इसके आसपास 15 डिग्री नॉर्थ ले ली, इसके आसपास मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ये जो लाइन होगी आइसोथर्म की, ये कौन सी लाइन होगी? 20 डिग्री सेल्सियस की। ये लाइन जनरली किसके पैरेलल होती है? लैटिट्यूड के। लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये मत आ जाना कि ये इसके पैरेलल थोड़ी ना, वो नहीं देखना, पैरेलल मतलब वो उसके लगभग साथ में चलने लग रही है। यहां तक क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है, अब मान लो मैंने एक लैटिट्यूड, कोई भी एक लैटिट्यूड ले ली। ठीक है, मैंने ले ली 15 डिग्री नॉर्थ। ऑलमोस्ट इसके आसपास जो आइसोथर्म होगी वो मान लो मेरी आइसोथर्म 20 डिग्री सेल्सियस की है। ठीक है, बट मैंने देखा कि पूरे साल भर के अंदर, पूरे साल भर के अंदर ये जो आइसोथर्म है ना, और जो लैटिट्यूड है, जो होनी क्या चाहिए थी, पैरेलल होनी चाहिए थी, ये आइसोथर्म ऐसे डेविएट कर जाती है। इस डेविएशन का मतलब क्या है समझना ध्यान से। 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ये एरिया भी 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन तुम्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि यार ये तो हायर लैटिट्यूड है? इस एरिया में क्या 20 डिग्री होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। कम होता है। लेकिन यहां पर कितना है? 20। सेम। लोअर लैटिट्यूड्स के बराबर हो रखा है, तो इट यस मीन्स सर। जो आइसोथर्म ऐसे होनी चाहिए थी, वो आइसोथर्म ऐसे ना होकर वो ऐसे है वो आइसोथर्म। तो द न्यू आइसोथर्म विच विल बी देयर, वो ऐसे है। क्योंकि आइसोथर्म तो क्या है? प्लेसेस कनेक्टेड बाय इक्वल टेम्परेचर वाले जो प्लेसेस है, सेम लाइन उनको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, आइसोथर्म कहां बेंड होगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ बेंड होने का मतलब कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, वहां पर वो टेम्परेचर है जो लोअर लैटिट्यूड्स में होना चाहिए था। ये है इस बेंड का मीनिंग। ठीक है, अब ये जो बेंड है, ये जो डेविएशन है, ये क्या होगा? डेविएट हो गया अपने पाथ से, जो इसका नॉर्मल पाथ था। आपको ये डेविएशन जनवरी में ज्यादा देखने को मिलेंगी नदर्न हेमिस्फेयर के एरिया में। अब सबसे पहले तो तुम दो एरियाज को देखो, एक हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर का अगर तुम पूरी की पूरी अर्थ को देखते हो, सदर्न हेमिस्फेयर का जो एरियाज है, वहां पर मोस्टली क्या प्रेजेंट है? वाटर, लैंड मास कम है। तो लैंड मास कम है, तो ओशियन तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करेगा ही ना। तो लगभग सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, तुम इसी से अंदाजा लगा लो। देखो ये इक्वेटर है, तुम देख रहे हो ऊपर कितना लैंड मास और नीचे कितना लैंड मास है, और नीचे अगर है भी तो उसके आसपास फिर ओशन ही है मॉडरेटिंग। तो इस पूरे एरिया में लगभग लगभग जो टेम्परेचर है ना, वो ज्यादा बदलता नहीं है बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो जो लैटिट्यूड होंगे सदर्न हेमिस्फेयर में,
उसके आसपास ऐसे आइसोथर्म चलेंगी, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी। जो है वो है, हमेशा वही है, नो डेविएशन। लेकिन नदन हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड है और कम वाटर है, और तुम्हें पता है लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, कूल्स डाउन, वो सब पता है। तो इस फंडे की वजह से यहां पर जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग। ये था आंसर किस पॉइंट का, ध्यान दो, ये था आंसर किस पॉइंट का, कि नदन हेमिस्फेयर में आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, सदन में देखने को नहीं मिलेगा। डेविएशन क्या, आइसोथर्म होनी ऐसे चाहिए थी और वो ऐसे डेविएट नजर आई। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। और ये डेविएशन आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, जनवरी के मंथ में। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर देते रहना, एंड 2-3 बार फिर उन लाइंस को रीड करोगे, वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, उतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, नदन नॉर्थ एट हेमिस्फीयर। नॉर्थ अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक ओशन है ना। दिस इज यस दिस सर। साउथ हम्म। अमेरिका, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस लाइन इज द इक्वेटर। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इक्वेटर के ये वाले एरिया की, विच इज द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके। ठीक है, याद रखो क्या। अब क्वेश्चन सुनना, सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नंबर 1, इस ओशन के अंदर, इस ओशन के अंदर देर इज व्हाट, देर इज ओशन करंट्स, मतलब वाटर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इक्वेटर का एरिया है तो वोम होगा। हम्म। ए क्या है, इट इज इक्वेटोरियल करंट। कौन सा करंट है, इक्वेटोरियल ठीक है। करंट। हमेशा इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल करंट ही होता है, क्योंकि अर्थ ऐसी घूम रही है, वो वाटर उधर जा रहा है, नॉर्मल। ए क्या शो कर रहा है, कि वोम वाटर मूव करने लग रहा है इसी डायरेक्शन में। जब ये वोम वाटर, कौन सा वाटर है, वोम ओ। वाटर, अब ये वोम वाटर कैरेबियन आइलैंड्स के यहां से जाएगा। बी, विच इज दी एंटिलीज करंट। यहां पर एंटिलीज आइलैंड्स वगैरह है, ध्यान दो, ध्यान दो, एंटिलीज करंट। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका के कोस्ट के पास से ये ओशन करंट जाएगा, दिस इज नोन एज द गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको, गल्फ स्ट्रीम। एंड फिर ये यूरोप की तरफ जाएगा, विच इज नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले 4 करंट्स को याद करो। दिस वन इज इक्वेटोरियल, तो वोम वाटर कहां से मूव कर रहा है, इक्वेटोरियल करंट, एंटिलीज करंट, फिर यहां से टर्न हुआ गल्फ स्ट्रीम, एंड फिर ये ऊपर की ऐसी तरफ चला गया, विच इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। रेड एरोज में शो हो रखा है, कैसा करंट है, वोम ओशन काम करंट। कर। जो सरफेस है वो कैसा है, वोम ओशन करंट है। तो ये मान के चलो वोम वाटर ऐसे मूव करने लग रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी क्लियर। अब अर्थ है, सन है, अगर मेरे को नदन हेमिस्फेयर में, हम का कहाँ है, हम नदन हेमिस्फेयर में, अगर जनवरी में अर्थ का टिल्ट अवे फ्रॉम द सन होगा, हाँ। तभी तो जनवरी में हमारे यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, तो जनवरी के मंथ में अर्थ को लेकर चले जाओ, अर्थ का टिल्ट जो ऐसे है उसको ऐसे कर दो, यहां सन है, अवे फ्रॉम द सन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एरिया किस में आ गया, नदन हेमिस्फेयर में है ये पूरा एरिया, कोल्डर हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड होगा ये पूरा का पूरा एरिया, नंबर 1 थिंग। ठीक है, तुमने अब 2 चीजें देख ली। एक, तुमने ये देख लिया कि अर्थ का एक्सिस किस तरफ टिल्टेड है, नंबर 1। सेकंड, तुमने देख लिया कि ओशन करंट्स मूव करने लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ये एरिया तो लगभग इक्वेटर के पास ही है, तो लगभग वोम ही रहता है।
इसका तो कोई सर्दी गर्मी से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। बट फिर भी मैं कहता हूं कि ये जो ब्लू लाइन तुम्हें शो हो रही है ना, ये 20 डिग्री सेल्सियस की है। ये कितने की है? 20 की। 20 डिग्री। अब इसके ऊपर मैंने एक दूसरी आइसोथर्म ड्रॉ करी विच इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऊपर बिल्कुल आर्कटिक वाले एरिया में मैं ड्रॉ कर रहा हूं -25 डिग्री सेल्सियस की लाइन। मैंने कौन सा एरिया ड्रॉ करा? -25 की। अब ध्यान से सुनना, इस एरिया में सोच के देखना, रेड पे ध्यान देना, इस एरिया में कितना है टेम्परेचर? 10 डिग्री 10 डिग्री। सेल्सियस क्योंकि इस एरिया में क्या कौन सा क्लाइमेट हो रखा है? अभी कौन सा टाइम आ रखा है? इट इज कोल्ड क्लाइमेट विच इज गोइंग ऑन। ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर कितना? 10 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है, कायदे से तो यहां पर कितना होना चाहिए था? 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे होना चाहिए था। ये है नॉर्मल कंडीशंस। बट कोल्ड नदन नदन हेमिस्फेयर में जब कोल्डर सीजन चल रहा है, कोल्ड सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, यहां पर 10 होना चाहिए था, यहां पर 5 होना चाहिए था। ये नॉर्मल आइसोथर्म्स है। बट हुआ क्या? ये जो वॉर्म वाटर इधर से इधर गया, ये तो जा रहा है नॉर्मली, वॉर्म वाटर है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वॉर्म वाटर जब इस एरिया में पहुंचेगा तो ये इस एरिया को भी क्या कर देगा? वार्म कर देगा। तो अगर यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था और वहां पर कोल्ड वार्म वाटर जा चुका है, तो उसका टेम्परेचर उस जगह का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 5 बढ़ा दो थोड़ा सा, हो 5 से गया। 10 हो गया। लेकिन इस जगह पर लाइन कौन सी चल रही थी आइसोथर्म की? 5 चल रही थी। अब वो 5 तो काम नहीं करेगी, 10 की लाइन आनी चाहिए। 10 की लाइन क्या करेगी? वो ऐसे कर लेकर आएगी इसको अपने अंडर में। तो इस ओशन वाले रीजन के अंदर जो लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, अब वो लाइन कैसे है? वो ऐसे है। ठीक है। दिस इज द बेंड इन द नदर्न अटलांटिक ओशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। और ये बेंड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द वॉर्म ओशन करंट्स। उस एरिया में वॉर्म ओशन करंट्स वाटर लेकर चले गए, और अब वो एरिया भी 10 डिग्री सेल्सियस का है, जो ये वाला एरिया 10 डिग्री सेल्सियस का। दैट्स वाई। तो जो होना ऐसे सिंपल ऐसे चाहिए था, अब वो ऐसे है। गॉट इट? दिस इज द बेंड। अब यहां तक तुम मेरे को क्वेश्चन पूछो, और जो भी तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, तो आज दोज थिंग्स। फिर इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। ये सिर्फ ओशन के ऊपर होगा या कॉन्टिनेंट्स पे भी होगा? कॉन्टिनेंट पे भी कुछ आपको बेंड मिलेगा। ठीक है, बट वो किसी और रीजन की वजह से मिलेगा, और किसी और टाइप का बेंड मिलेगा, बट देर विल बी डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या? आपकी नॉर्मल आइसोथर्म चेंज हो गई। ठीक है, दैट इज नोन एज डेविएशन। नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्थ में बेंड क्यों आया ये पता चल गया? बिकॉज ऑफ द ओशन करंट्स। वो अब ओशन करंट। अब तुम सोचोगे जनवरी में है, वाई नॉट इन जुलाई? एक्सट्रीम है ना दोनों। एक जनवरी है, एक जुलाई है। जुलाई इज समर, जनवरी इज विंटर। अब एक काम करो, खुद ही इस चीज को कैलकुलेट करके मुझे बताना। अर्थ है अगेन, सन से अपोजिट में है उसका एक्सेस, उसका एक्सेस सन की तरफ कर दो, तो इस एरिया में समर सीजन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया इस एरिया में? समर सीजन। 20 डिग्री, 10 डिग्री सब चलने लग रहा है। ठीक है, इस एरिया में उसके आइसोथर्म है। लेकिन क्योंकि यहां पर समर सीजन है, तो अब 20 डिग्री जो यहां होता था, अब 20 डिग्री इस एरिया में होगा। ये पूरा एरिया क्या है अभी? समर सीजन में चल रहा है। ठीक है, तो ये एरिया पहले से ही वार्म है ना, पूरा का पूरा एरिया। तो अब वहां पर अगर
ये ओशन करंट्स वार्म वाटर लेकर भी आएंगे तो क्या ज्यादा इंपैक्ट होगा? वो पहले से वार्म है, ये पूरा एरिया पहले से ही वार्म है, तो ये जो ओशन करंट्स जो वार्म वाटर लेकर आए उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। ये इंपैक्ट कब देखने को मिला? जब एरिया ये ऊपर वाला कोल्ड होना चाहिए था, लेकिन वोम वाटर की एंट्री हो जाती है, तो कोल्डर एरिया वोम बन जाता है और नीचे वाला आइसोथर्म उस एरिया को कैप्चर करना शुरू करता है। ये चीज हमको कहाँ दिखाई देगी? जुलाई में वो थोड़ा बहुत माइन्यूट सा बेंड दिखाई देगा, वो पता भी नहीं चलेगा, बट जनवरी में वो बेंड ज्यादा होगा। बेंड कब दिखाई देता है? होना कोल्ड चाहिए था, लेकिन हो गया वोम। वो होगा वोम क्यों हो गया, सवाल उठता है, क्योंकि वोम ओशन करंट कर। आ गए, वो मोशन करंट्स आ गए। ठीक है, एरिया पहले से ही वोम है, समर की वजह से वो मोशन करंट आकर भी क्या चेंज कर लेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है द रीजन व्हाई इट इज मोर डेविएशन इज शोन इन जनवरी देन इन जुलाई। ठीक है, रीजन क्या याद रखना है? बिकॉज ऑफ द इंकर्जन ऑफ warm ocean water from इक्वेटोरियल एंटिलीज, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इसमें से भी ये नीचे वाले दो इंपॉर्टेंट है, बट वो दो भी तो किसी वजह से चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो बाकी भी दो। तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, वापस से क्या बताया था, किस एरिया में डेविएशन ज्यादा शो होते हैं? जनवरी में। ओशन के ऊपर बेंड कैसा है? नॉर्थ की तरफ बेंड है। बेंड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये एरिया किस चीज का है? यूरोप, रशिया। ठीक है, और रशिया के इस एरिया की अगर मैं बात करूं, थोड़ा मैप को वो देख लेना, मतलब इतना वो मत होना भावुक, कि ये मान लो रशिया का एरिया काफी बड़ा एरिया है। ठीक है, ये यूराल माउंटेन्स हैं इधर, ये रशिया का एशियन एरिया है, यानी साइबेरियन एरिया है पूरा का पूरा, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अगर मुझे माइनस, अब जनवरी की बात करो, क्या इस पूरे एरिया में कोल्ड होगा? कोल्ड होगा? यहां पर ये मैंने ड्रॉ करी -25 डिग्री सेल्सियस की, कोल्ड है ना? कोल्ड है। यहां यस पर सर। जितना मैं इक्वेटर के पास आऊंगा तो ये -20 डिग्री की हो जाएगी। अब मैं जीरो की तरफ बढ़ूंगा ना जैसे जैसे मैं इक्वेटर की तरफ आऊंगा। ठीक है, बट क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा लैंड एरिया है, रेड पे ध्यान देते रहना, -25 ऊपर है, 20 नीचे है, -20 नीचे है। जैसे जैसे मैं इक्वेटर की तरफ आऊंगा तो क्या होगा? द टेम्परेचर विल राइज, है ना? इक्वेटर की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा लैंड एरिया है, और ये जो बीच वाला जो ये पार्ट्स हैं ये सी से बहुत ज्यादा दूर है, तो इस एरिया में कौन सा इंपैक्ट आएगा? कॉन्टिनेंटैलिटी का। कॉन्टिनेंटल। तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो यहां पर अगर -20 डिग्री होना चाहिए था, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 15। और कम हो जाए। -20 को कम करो और कोल्ड करो तो कितना होगा? -30। अच्छा, 25 माइनस होता 30, माइनस मतलब -20 से ऊपर हो जाएगा। मैं अभी के लिए लेकर चलता हूँ, -25 हो जाएगा। तो जो आइसोथर्म ऊपर से ऐसे जानी चाहिए थी, अब वो आइसोथर्म इस एरिया को भी कैप्चर करती लाएगी अपने साथ। कॉन्टिनेंट पे बेंड किस तरफ है? साउथ की तरफ। साउथ। ओशन पे बेंड किसकी तरफ है? नॉर्थ की नॉर्थ। तरफ। नॉर्थ की ओशन पे तरफ। बेंड क्यों है? अब मैं तुम्हें वो वो रटवा रहा हूं मोशन जो कर। पेपर होम में आ सकता। एयर। वो ओशन वो करंट्स, मोशन वो कर। मोशन करंट्स। कॉन्टिनेंट इस पे लैंड मास पे बेंड साउथ की तरफ क्यों है? ओवर लैंड मास, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेलिटी। ये सब कब होगा? जनवरी के मंथ में। ठीक है, ये कब होगा? जनवरी के मंथ में। ठीक है,
अब हम एक दो लाइन पढ़ेंगे और उन लाइन को तुम इमेजिन करते रहना जो बातें मैंने अभी तुम्हें बोली हैं। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। हो गया एक लाइन में फिनिश ये सारा का सारा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, प्रेजेंस ऑफ ये वार्म ओशन करंट्स, दिस एंड दिस, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बेंड साउथ, लैंड मास पे साउथ क्यों बेंड करेगी? बिकॉज ऑफ लैंड टेम्परेचर डिक्रीजिंग शार्पली, लैंड्स गेट कोल्ड फास्टर, जल्दी भी होने लग रहा है और कॉन्टिनेंटैलिटी भी लग गई, तो इसलिए वो तेजी से ये एरिया ये एरिया जो -20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना चाहिए था वो जल्दी से तेजी से ठंडा होगा, तो -25 पे पहुंच जाएगा। इसलिए -25 का जो आइसोथर्म ऊपर की तरफ से जा रहा था वो भी इस एरिया को भी अपने अंदर लेना शुरू कर देगा। ठीक है। आइसोथर्म्स इन द सदर्न एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओशियन, ये लगभग लैटिट्यूड के पैरेलल रहते हैं। एंड देर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, अगर चेंज भी होंगे ना तो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं पूरा का पूरा। लेकिन यहां पर चेंज कैसे होगा आइसोथर्म? शार्प बेंड दिखाई देंगे। कैसे बेंड दिखाई देंगे? शार्प बेंड। दिस इज दी दैट ट्रिकी एरिया विच यू शुड नो। अब ये कॉन्टिनेंटैलिटी का तुमको यहां से पता चल जाएगा इमेज से। दिस इज द एरिया ऑफ द एशिया यूरोप, दिस इज द एशियन रशिया। ठीक है। उसका ये साइबेरिया का एरिया, वहाँ पर देखो कैसे जो बीच वाला जो एरिया है वो ज़्यादा वार्म दिखाया हुआ है, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे वो कोल्ड हो जाएगा। एंड क्योंकि ये एरिया सी से काफ़ी दूर है तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी नहीं है। क्लियर हुआ तुम्हें ये मैप? ठीक है। अगर सोच के देखो जस्ट ऐसे ही, अगर कॉन्टिनेंटैलिटी और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वो पूछ लेता है मेंस में, तो तुम आराम से उसको एक अच्छा सा प्रैक्टिस करते रहा करो, उसको हाथ को हिलाते रहा करो। कॉन्टिनेंटैलिटी के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फार इनलैंड एरिया दे एक्सपीरियंस ग्रेटर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर्स मॉडरेटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ साइबेरिया विच इज इन द एशियन रशियन, उसमें टेम्परेचर -55 भी जाता है और +38 डिग्री। रेंज देख रहे हो? सी के पास क्या होगा? आज इस मौसम में 28 है, अगले में 29 हो जाएगा, एक में 27 है। रेंज देखी? 1-2 डिग्री। यहाँ पर रेंज क्या है? 80 to 90 डिग्रीज वो चेंज होने लग रही चीज़ें। ठीक है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। अब बताओ, अभी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अगर वो नहीं हो तो जिन चीज़ों पे मैंने प्रेशर दिया है, फोर्स करा है कि ये चीज़ दिमाग में सेट होनी चाहिए। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ओशन के ऊपर नॉर्थ में बेंड करेगा, लैंड मास पे साउथ में बेंड करेगा। ओशन में क्यों बेंड कर रहा है? वो मोशन करंट्स की वजह से। उसमें साउथ में क्यों बेंड कर रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी एंड लैंड्स गेट कूलर फास्टर। बस। ठीक है। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एल्स विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है। कॉन्टिनेंटल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट हमको पता है, एज वी गो अप 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होगा। इट मीन्स वार्मर एयर नीचे और कोल्डर एयर ऊपर। ठीक है। कोल्डर एयर इज अपवर्ड्स, वार्मर एयर इज डाउनवर्ड। तो ये क्लास वर्क में ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है। अब हम इन तीन चीजों को देखेंगे और हमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो जाएगा। कैसा सरफेस एरिया शो कर रखा है? वो वोम सरफेस एरिया। इस वोम सरफेस एरिया की वजह से जो इसके ऊपर वाला जो एयर होगा वो कैसा होगा?
वार्म एयर होगा। warm air. कन्वेक्टिव करंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, ये एरिया कोल्ड होता जाएगा। नीचे वाला एरिया 25 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर तक जाएंगे तो 10 डिग्री। तो इट इज कि वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव अपवर्ड्स। ठीक है, नंबर 1। अब तुम सोच के देखना कि अर्थ की जो हीट है वो पूरे दिन में रेडिएट होने लग रही है, ठीक है, एंड देर आर क्लियर स्काईज। इट मीन्स क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि अगर क्लाउड्स होंगे तो या तो बाउंस बैक कर देंगे या वो अपने पास ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला एरिया भी क्या बन जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो क्लाउड्स पे से क्रॉस लग रखा है, इट मीन्स इस टाइम पे क्लाउड्स नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, क्लाउड्स नहीं है। स्काईज कैसे हैं, देर आर क्लियर Clear. स्काईज। ठीक है, अब एयर को कर दो स्टिल, एयर विंड्स मूव नहीं कर रही तो एयर इज स्टिल। क्योंकि अगर एयर मूव करा तो वो पूरा जो कोल्ड एयर या वार्म एयर है वो वहां से हट जाएगा, कोई और एरिया आ जाएगा, तो कंडीशंस खराब हो जाएंगे। वी हैव क्लियर स्काईज, देखो हाईलाइट 3 चीजों को कर रखा है। वी हैव क्लियर स्काईज, वी हैव स्टिल एयर, एंड इट इज अ लॉन्ग विंटर नाइट। ठीक है, लॉन्ग विंटर नाइट। लॉन्ग विंटर नाइट का मतलब, लॉन्ग का मतलब वी हैव इनफ टाइम, नंबर 1। विंटर नाइट मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जो सिचुएशन ये थी, ब्लू ऊपर रेड नीचे, इन चीजों की वजह से ये जो सरफेस है, सबसे पहले तो सरफेस ही कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड सरफेस की वजह से जो उसके ऊपर वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा कोल्डर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द अबव एरिया। अगर अबव एरिया का जो भी टेम्परेचर रहा होगा, नीचे वाला एरिया उससे ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। पहले सिचुएशन कैसी थी, वार्म और कोल्ड। Cold. ठीक है, अब सिचुएशन कैसी है, कोल्ड। Cold. जो पहले Cold. कोल्ड ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो पहले उसके कंपैरिजन में जो वार्म था वो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज दिस विच इज अबव एरिया वार्मर एरिया है और नीचे वाला एरिया कोल्डर एरिया और सरफेस है। ठीक है, एक ये चीज होगी। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये ऊपर वाली वार्मर लेयर हो जाएगी और नीचे वाली कोल्डर लेयर हो जाएगी। यहां पर क्या था, सी डब्ल्यू, यहां पर क्या, डब्ल्यू सी। दिस इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशंस कन्वर्ट होके क्या बन गई, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, एंड दीज आर द 3 थिंग्स विच शुड बी देयर। क्योंकि अगर स्टिल एयर नहीं हुआ तो विंड्स ऐसे मूव करेंगी, ये एरिया गायब हो जाएगा, यहां पे कोई दूसरा एरिया आ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो ये इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ दीज 3 कंडीशंस। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। गॉट इट। अब इस पे ध्यान दो, ये कोल्ड लेयर है। कोल्ड लेयर क्या होती है, डेंस होती है। अब वो ऊपर Yes, तो sir. राइज करने वाली है नहीं क्योंकि वो डेंस है, और ऊपर वाली लाइट एयर है तो वो तो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, सरफेस के और इस कोल्डर लेयर के बीच में वार्म लेयर ज्यादा ऊपर नीचे घूमती रहती है। ठीक है, वो अनस्टेबल लेयर होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ऐसे घूम रहे हैं। राइट, कोल्ड लेयर जो होती है, ठीक है, वो ज्यादा क्या होगी, इट विल बी अ स्टेबल लेयर। वो आ गई और वो रुक जाएगी, वो ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करेगी। दिस मीन्स स्टेबल लेयर। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर सरफेस के और कोल्डर लेयर के बीच में देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फॉग। जो भी यहां थोड़ा बहुत, अब ये एरिया कोल्ड हो गया, ये एरिया क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो जो बीच वाला एरिया है इसके अंदर जितने भी वाटर वेपर होंगे वो फॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो पूरी तरह वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, दे कन्वर्ट इनटू फॉग।
और यहाँ पर ऐसे धुंध हो जाएगी पूरी की पूरी। इसलिए आपने देखा होगा कि एक अलग से ऐसे लेयर नजर आती है सरफेस के और उसके बीच में। ठीक है, दिस इज द फोग विच इज बीइंग डेवलप्ड। ये कब डेवलप होगी? क्लियर, जिस दिन रात को क्लियर स्काई रहेंगे, कोई क्लाउड्स नहीं रहेगा, स्टिल एयर रहेगी, लॉन्ग विंटर नाइट रहेगी, सुबह उठोगे तुम्हें फोग मिलेगी। ठीक है, ये स्टिल एयर कैसे रह सकती है? मतलब अगर एयर मास मूव करेगा तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो जाएगी ना दूसरी उसकी जगह पे एयर। हाँ, तो फिर नहीं कर रहा ना वो मूव, उसको मतलब आसपास तो उसका कोई हाई प्रेशर लो प्रेशर है ही नहीं। वो पूरा एरिया वो पूरा एरिया एक सिंपल स्टेबल टेम्परेचर है पूरे एरिया का। वो क्यों मूव करेगा? समझ रहे? हाइपोथेटिकल से नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम क्या सोच रहे हो ना कि वहां पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर लो, कहीं तो लो प्रेशर होगा आसपास, वो मूव क्यों नहीं कर रहा? अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे इस वाले एरिया में? फिर कहाँ वो जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो उसी जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, तो दैट इज दिस। आपको एयर को मूव करवाने के लिए, विंड की फॉर्म करने के लिए आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर आसपास कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये ज़्यादा हाई होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। चलो इससे इमेजिन करो, कोल्ड वाले विंटर सीजन में द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, यूपी और ये जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है, अब इन सारे के सारे स्टेट्स में होता क्या है? कौन सा सीजन रहता है? विंटर। विंटर रहता है। तो ये सारे एरियाज कोल्ड एरियाज हो गए। जितने भी एरियाज हैं सारे के सारे क्या, कौन से एरियाज हैं? कोल्ड एरियाज हैं। कोल्ड एरिया है मतलब सब जगहों पर प्रेशर सेम रहेगा। कोल्ड एरियाज हैं, कहाँ जाएगा? पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो तुम उसको ऐसे लोकल कंडीशन मत समझो कि वहां से वहां पे कभी उसको देखना, उस एयर को वो ऐसे एक जगह रुका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, फॉग डेवलप होगी जब अगले दिन सनराइज होगा। जब सनराइज होगा थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करेगी, अर्थ का सरफेस वार्म होना शुरू होगा। ये वार्म होगा तो ये भी वार्म हो जाएगा, और ये कंडीशंस अगेन दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? द नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। ठीक है, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें सारा लिख रखा है, इसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो इसकी जो ड्यूरेशन है, रात रात के टाइम पे ये इन्वर्जन हो गया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ये वाली चीज ज्यादातर पोलर एरियाज में तुमको एक कॉमन मिलेगा। ठीक है, पोलर एरियाज में क्योंकि क्या होता है इन द पोलर एरियाज, हमको तो ये वाला सरफेस कोल्ड करना है ना, तभी तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हुआ। पोलर एरियाज में ये सरफेस तो कोल्ड ही होता है, तो इजीली वहां पर ये चीज हो सकती है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? प्रोमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर एयर, बिकॉज क्योंकि कोल्डर लेयर नीचे की तरफ है तो उस जगह पर क्या आ जाएगी? ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। एयर स्टेबल है, वो ज्यादा मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर इन्वर्ट कैसे हो रहा है। माउंटेन वाले एरियाज में, प्लेन वाले एरियाज को तो देख लिया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन जनरल देख लिया, ये लास्ट थिंग है इसके। माउंटेन वाले एरियाज में सीजन को छोड़ दो, लीव सीजन बिहाइंड। एक वैली है और एक माउंटेन है। एक वैली है और एक माउंटेन है। नाइट हो जाती है, ठीक है, अर्थ ने अपनी हीट रेडिएट करी दिन के टाइम पे, और वो हीटेड लेयर यहां तक ऊपर तक जा रही है, धीरे 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 वो ऊपर जाने लग रही है। ठीक है, माउंटेन और वैली में ज्यादा जल्दी कोल्ड कौन होगा? विच विल बिकम मोर
किसका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा? एक सारे कंसेप्ट छोड़ देते हो, ये एल्टीट्यूड पे है, ये माउंटेन। तुम्हें दिखाई दे रही है माउंटेन है वो, एल्टीट्यूड की माउंटेन तो वजह। कम रहेगा ना तो टेम्परेचर। एल्टीट्यूड तो बोल क्यों नहीं रहे? तो मैं ही बोलने लग रहा हूँ इस चीज को, ना कोई वो है वो। माउंटेन नहीं सर, एरिया है, एल्टीट्यूड का एरिया है, इस पे टेम्परेचर कम होगा। किसके कंपैरिजन में? वैली के कंपैरिजन वैली। में माउंटेन पे टेम्परेचर कम होगा। तो अब सोच के देखो, एक ये वाला सरफेस एरिया है और एक ये वाला सरफेस एरिया। ये वाला जल्दी कोल्ड हो जाएगा, तो अगर ये जल्दी कोल्ड हो गया तो इसके ऊपर वाला जो एयर होगा वो भी कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड हो जाएगा। माउंटेन्स पे है वेजिटेशन, अगर ये कोल्ड एरिया यहां पर रुक गया पूरी रात, ठीक है, तो ये वेजिटेशन खराब हो जाएगी, ये तो यस सर। फ्रोस्ट में जम जाएगी। अब ये जो कोल्ड एयर है ना, बिकॉज ऑफ द माउंटेन, ये जो कोल्ड एयर है ये डेंस हो जाएगा और ये लगभग लगभग पानी की तरह नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से एयर ऊपर की तरफ राइज होने लग रहा है, और यहां पर माउंटेन का कोल्डर एयर नीचे की तरफ पानी की तरह स्लाइड कर रहा है। अब वो कोल्डर एयर इस एरिया को फिलअप कर देगा, और ऊपर क्या हो गया? वार्मर एयर। अगेन देखो, WC हो गया, ये तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यस सर। कोल्डर लेयर विल कम हेयर, वार्मर लेयर ऊपर की तरफ मिल जाएगी, इसलिए आपको वैली में फॉग नजर आएगी, ठीक है, कोल्डर उसकी वजह से। और ये जो ट्रीज है ये बच गए किससे? फ्रोस्ट रोस्ट डैमेज से, डैमेज से क्योंकि कोल्डर एयर क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है ट्रेंड हो सारा गई का नीचे। सारा। आ चुके हैं। जब ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ पानी की तरह आता है, दिस इज नोन एज एयर ड्रेनेज, दिस इज नोन एज एयर ड्रेनेज। एक दिस इज द टेम्परेचर इन्वर्जन इन हिली एरियाज। एरियाज। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इन हिली एरियाज, temperature inversion of temperature generally, continentality, the bending of the isotherms over the land and the other, ठीक है, the air masses, the front formation frontogenesis, एयर मास का क्लासिफिकेशन, लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इंपैक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, द नेट हीट बैलेंस एंड द बजट, बट ठीक है। यस सर। ये सारे के सारे, दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। Now, if you have any doubt, to that you can ask me.